चने की बुआई सितंबर या अक्टूबर के महीने में होना शुरू हो जाती है और मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के कई जगहों पर तो होना शुरू भी हो गई है। और जितना आप बुआई में लेट करेंगे उतना ज्यादा बीज दर आपको लेना पड़ेगा और इस लेट बुआई का असर आपको पैदावार पर भी सीधे देखने को मिलेगा। और इस मौसम के हिसाब से वैरायटी भी एक बहुत बड़ा रोल निभाती है पैदावार में, क्योंकि चना एक बहुत ही सेंसिटिव क्रॉप है और नवंबर आते आते ठंडी पड़ना शुरू हो जाती है और पाला पड़ने की वजह से नुकसान का खतरा तो हमेशा चने की फसल में बना ही रहता है। और इस फसल में उगता रोग तो आता ही है, जिससे काफी ज्यादा पौधे तुरंत में ही मर जाते हैं। अब ऐसे में 9 से 10 कुंटल उत्पादन लेना 1 एकड़ से बहुत ही बड़ा चैलेंज बन गया है आज के टाइम पर। तो शुरुआत से ही चने की बुआई के टाइम पर किन बातों का ध्यान रखें, खेत की तैयारी कैसे करें, बीज दर, खाद प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण कैसे करें, यही सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो अगर आप भी चने की बुआई करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में। तो बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। चना बंगाल ग्राम रबी की वो फसल है जो लगभग हर राज्य में बोई जाती है। ज्यादातर किसान चने की खेती के बारे में जानते हैं। चना नॉर्मली 2 प्रकार का होता है, एक काबुली चना, एक देसी चना। और इन दोनों ही चने की बहुत सारी किस्में होती है। जैसे की चने की बुआई सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होती है, उसके बाद यूपी, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में होती है। और इन राज्यों की मिट्टी भी अलग अलग होती है, जैसे कि काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, हल्की मिट्टी। लेकिन चना इन सभी तरह की मिट्टियों में आसानी से उग जाता है। चने की खेती पूरे भारत में 2 तरीके से की जाती है। पहली सिंचित, यानी कि सिंचाई करने के बाद, जिसे किसान अपनी आम भाषा में पलेवा बोलते हैं। पलेवा करने के बाद बुआई करना। दूसरी है असिंचित बुआई, मतलब कि खरीफ की फसल की कटाई होते ही तुरंत बाद ही चने की बुआई कर दी जाती है। और इसके अंदर जो बारिश का पानी जमीन के अंदर मौजूद रहता है, उसी की नमी से बीज अंकुरित होते हैं। अगर आप बारिश के पानी का ही सहारा लेके जो मिट्टी में मौजूद नमी है उसी में बुआई करना चाहते हैं, मतलब कि असिंचित बुआई कर रहे हैं, तो आप अक्टूबर महीने में ही कर दीजिए। लेकिन अगर आपके पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है तो आप नवंबर तक चने की बुआई कर सकते हो। तो वही अगर अब हम बात करें चने की बुआई की, तो अगर आप देसी चने की बुआई कर रहे हैं तो देसी चने का दाना छोटा होता है, तो इसके दानों की संख्या ज्यादा होती है। अगर आप सितंबर या अक्टूबर के एंड तक भी चने की बुआई कर रहे हैं तो आपको इसका बीज दर 18 से 20 किलो प्रति एकड़ लेना है। लेकिन अगर आप इसकी लेट बुआई कर रहे हैं, यानी कि नवंबर के महीने तक पहुंच रही है आपकी बुआई, तो आपको इसका बीज दर 30% बढ़ाना पड़ेगा। मतलब कि अगर हम अभी 18 से 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बीज ले रहे थे तो अब उसका 30% बढ़ा देंगे, मतलब कि 25 से 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमें बीज दर लेना है। और अगर आप इस टाइम से भी और ज्यादा लेट हो जाते हैं, यानी कि दिसंबर के महीना आ जाए, तो आपको चने की बुआई याद रखें पलेवा करने के बाद ही करनी है। और इस टाइम पर भी आपको बीज दर को 25 से 30 किलो का 30% बढ़ा के फिर हम लेंगे, यानी कि 30 से 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हम बीज दर लेंगे। और अगर आप काबुली चने की बुआई कर रहे हैं तो इसका दाना आमतौर पर बड़ा होता है देसी चने के मुकाबले, तो इसका बीज दर आपको थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा देसी चने के कंपेयर में। तो अगर आप काबुली चने की बुआई कर रहे हैं तो मिनिमम आपको 25 से 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बीज दर तो लेना ही पड़ेगा। अब आपने खेत की तैयारी भी अच्छी तरह कर ली, रोटावेटर लगा के खेत को प्लेन भी कर दिया और मशीन द्वारा चने की बुआई भी कर दी। लेकिन बुआई के समय आप ये एक बात जरूर ध्यान रखें, कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी कम से कम 5 से 10 सेंटीमीटर तो जरूर रखें। अगर आप चने की बुआई कुछ इस तरह से कर देते हैं तो पौधे में ज्यादा से ज्यादा फुटाव होगा और पौधे को जो भी हम खाद पानी दे रहे हैं वो पौधा अच्छी तरह ले पाएगा, जिससे पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। अब बात करें खाद प्रबंधन की। अगर आप चने की सूखी बुआई कर रहे हैं तो सामान्यतः उसे उतनी खाद की जरूरत नहीं होती है, फिर भी आप 25 से 50 किलो प्रति एकड़ DAP को उपयोग में जरूर ले लें। और चना एक दलहनी फसल है तो इसे नाइट्रोजन की उतनी जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन को अपनी जड़ों के अंदर स्टोर कर लेता है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप चने के पौधे को अगर उखाड़ कर देखेंगे तो उसकी जड़ों के ऊपर आपको छोटे छोटे राइजोम्स दिखाई देंगे, यानी कि ये छोटी छोटी गठाने दिखाई देंगी और इन्हीं गठानों में नाइट्रोजन होता है। तो जब भी पौधे को नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है तो वहीं से पूर्ति हो जाती है। और अगर हम बात करें प्रोडक्शन
प्रोडक्शन बढ़ाने की, तो जमीन के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन की सही मात्रा का होना बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए आप सड़ी हुई गोबर की खाद का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जो आप गोबर की खाद को प्रयोग में ले रहे हैं वो पूरी तरह सड़ी हुई होनी चाहिए। अगर ये पूरी तरह सड़ी हुई नहीं होगी तो इससे फफूंद जनित बीमारियों के फैलने के 100% चांसेस बढ़ जाते हैं। और साथ ही ये गोबर में मौजूद हानिकारक कीट जैसे कि कटवर्म, जिसे गोबर कीड़ा भी बोलते हैं, उसका खतरा भी चने की फसल पर बना रहता है। तो याद रखें, अगर आप गोबर की खाद को प्रयोग में ले रहे हैं तो उसे ट्राइकोडर्मा विरिडी और मेटाराइजियम एनिसोपोली से जरूर उपचारित कर लें। तो इससे गोबर के अंदर जो भी मौजूद फंगस है वो भी मर जाएंगी और जो भी ये हानिकारक कीट है उनके अंडे वो भी खत्म हो जाएंगे। और अगर इनके जो लार्वा मौजूद रहेंगे वो भी ये गोबर की खाद को उपचारित करने की वजह से खत्म हो जाएंगे। तो याद रखें, आप जब भी खेत में गोबर की खाद का उपयोग कर रहे हैं तो उसे उपचारित जरूर करें। और अगर आपके पास गोबर की खाद उपलब्ध नहीं है या फिर आप गोबर की खाद का कोई अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं तो आप ये कार्बन ब्लैक के नाम से आने वाले उत्पाद को भी उपयोग में ले सकते हैं। ये भी जमीन के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा को बढ़ाता है और जिसका रिजल्ट तुरंत फसल में देखने को मिलता है। अब मान के चलिए आपने 15 से 20 अक्टूबर तक चने की बुआई कर दी है, तो लगभग इसके 10 से 15 दिन बाद फसल में खरपतवार का आना भी शुरू हो जाएगा। लेकिन आप इस टाइम पर यही गलती मत कर दीजिएगा। खरपतवार थोड़े बड़े हो जाएंगे फिर रासायनिक खरपतवार नाशी का उपयोग करके आप उन्हें कंट्रोल कर लेंगे। नहीं, चना एक बहुत ही सेंसिटिव क्रॉप है। अगर आप इसमें कोई भी खरपतवार नाशी का उपयोग करेंगे तो उसका असर आपको फसल पर भी देखने को मिल सकता है। तो आप कोई भी खरपतवार नाशी के उपयोग करने की बजाय हाथ से ही निराई गुड़ाई करें। अब इस खरपतवार को कंट्रोल करने के बाद अब सबसे मेन फोकस ये होता है कि पौधे में फुटाव तो आ जाता है, लेकिन इसके बाद इन पौधे में फूल आए ज्यादा से ज्यादा और इन फूलों से ज्यादा फलियां बने। ये सबसे मेन चीज हो जाती है इस टाइम पर। इसके लिए आप इस स्टेज पर NPK 1261 का उपयोग करें। ये पौधे में फूलों की संख्या ज्यादा से ज्यादा लाने में मदद करेंगे और इन फूल से ज्यादा फलियां बनाने में भी मदद करेंगे। वहीं अब बात करें कि चने की फसल में फूल आ चुके हैं, इन फूलों से ज्यादा फलियां लेकर आए, तो इसी टाइम पर आपको 05234 का जरूर उपयोग करना है, क्योंकि ये फलियों में दाना भरने के लिए सबसे मेन काम करता है। इसमें 52% फास्फोरस और 34% पोटाश होता है, जो कि दाना भरने के लिए सबसे मेन काम करता है। और किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि जब भी ये फूल से फलियां बनना शुरू होती है तो इसी टाइम पर पाला पड़ना भी शुरू हो जाता है, जिस वजह से फसल को सबसे ज्यादा नुकसान इसी स्टेज पर आकर होता है। तो इस पाले से अपनी फसल को बचाने के लिए आपको सिलिकॉन आधारित स्प्रेडर का उपयोग करना है, क्योंकि ये सिलिकॉन स्प्रेडर पौधे को अंदर से मजबूती देता है और पौधे में आए तनाव को भी ये कम करता है, जिससे पौधे की तनाव को झेलने की सहनशीलता बढ़ जाती है और पाले से भी पौधा लड़ सकता है। तो चने की फसल में आने वाले कीट और रोग की जानकारी हम अगले पार्ट में जानेंगे। तो किसान भाइयों, ये थी जानकारी कि चने की बुआई करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस सीरीज के अगले वीडियो में हम जानेंगे कि बुआई के टाइम कौन सी खाद उपयोग में लें और फसल में आने वाले कीट और रोग को हम कैसे नियंत्रित करें। अगर आप तक ये जानकारी सही समय पर पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।